न्यूज, सच जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की। राज्य और केंद्र सरकार का पूर्ण समर्थन मिला। जम्मू कश्मीर वाटरशेड परियोजना से लोगों को पानी मिला। दिल्ली हाईकोर्ट ने उदयपुर फाइल्स पर 3 दिन की रोक लगाई। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य और केंद्र सरकार का पूर्ण समर्थन मिला। जम्मू और कश्मीर के नाबार्ड के जिला प्रभारी सिद्धार्थ ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने मधुमक्खी पालन के लिए 30 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण दिया। सिद्धार्थ ने कहा कि नाबार्ड जनजातीय विकास कार्यक्रम में भी चल रहा है। साथ ही वाटरशेड कार्यक्रम के तहत एक कुआं और चेक डैम का निर्माण किया गया है, जो चीनी मानसागर क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के लिए एक लाभकारी साबित हो रहा है। मेरे भैया
को वो है ज़्यादा ये तो पता नहीं तो ये तो नहीं है वो होता है परिवार वाला पीने अपने से काम नहीं आता और लोग वाला तो नहीं है बच्चे काम करेंगे ना फिर तो आना तुम ये करेगा ना तो ना फिर नहीं करना काम नहीं नीड मार दोगे बड़े पैसे दोगे 5 किलो मिल जाएगा नहीं मैं खाना ये अभी क्या है ये अरुणी मार के है मैं नहीं तोड़ोया है वो जाई कुछ जाओ तो अरुण आ गई नजूर कुछ जरा ये कहो कितना जाए तो प्यार जला दिया संजय यार आने पे छुड़िया दुआन आता गया तो कैसे जाई कुछ गया और दिगंतरी आख्या उन्हें भाई पैसे में उन्हें देते हैं गुस्सी वो देखा बाद रविया पावी आ रहा है 2 बोतल लिया यार साइज 15 हाल वो आई ना जार और नहीं ले लाया लग से 15 हाल गुस्सी हो रहा है तो नंबरदार का फोन गुस्सी है ये करा जार नंबर कर दिया काम है पालकी वार्ता पान क्यों होता है हेलो हम उसी पाओ बस सब कुछ तो जिला जिला में जिला दुबई नहीं है और तुम मतलब अपना घर का स्टाइल से ही रिमोट है जानी हाली की नहीं हो रही है बस पता हमारे काल देखो तो सके है ना वो ही और मुरवाला बात करेंगे कम मेरा मेरे याद बड़ी करो कि क्या तरीका से हो तो लग रहा है एक गाड़ी है नहीं 2 बंदे जाएंगे थोड़ी दूरी होने वाली है मतलब भाई पूरा नंबर ये आगे थोड़ी नीचे आओ तो नहीं मैं करोगे
आ जाना किधर जो कुछ है। आप गए हो हाँ, सारे लोग ये नहीं खुदा नहीं कुछ भी है नहीं ना मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं नाबार्ड का उधमपुर में काम देख रहा हूँ। ज़िला विकास प्रबंधक हूँ मैं। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाबार्ड का काफ़ी आप जैसे जानते हैं कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है नाबार्ड का मोस्टली काम उसी में किया जाता है। अगर मैं आपको उधमपुर की स्पेसिफिक बात करूँ तो उधमपुर के अंदर हम इस टाइम महिलाओं के लिए जो स्वयं सहायता ग्रुप हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने अभी कुछ दिन पहले ही एक ट्रेनिंग करवाई है स्वयं सहायता समूह के लोगों के लिए, जिसमें 30 महिलाओं को हमने बी कीपिंग एपीकल्चर के तहत हमने उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, जिसके अंदर वो अपना रोज़गार जो है वो तलाश सकती हैं। और बड़ी बात यह है कि सिर्फ ट्रेनिंग कराना ही हमारा पार्ट नहीं है, उस ट्रेनिंग के साथ साथ हम उनको HADP जैसी स्कीमें हैं जिनमें 70% 80% सब्सिडी उनको क्रेडिट लिंक करने की जो कोशिश की गई वो हमारी तरफ से की जाएगी। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे ट्राइबल जो लोग हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि धरती आबा एक प्रोग्राम चल रहा है भारत सरकार का, उस प्रोजेक्ट में ट्राइबल लोगों के लिए हम एक ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं जो कि पंचेरी के अंदर है, जिसके अंदर हमने 200 के अराउंड ट्राइबल फैमिलीज जो हैं उनको हम सेब और अखरोट के पौधे दिए गए हैं। और उन पौधों देने के अलावा उनका जो पानी की व्यवस्था है, किस तरीके की टैंक पाइप ये चीज़ें उनको प्रोवाइड की गई हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो अब। और इसके अलावा एक 2019 से एक वाटरशेड का प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत काफ़ी सारी चीज़ें की गई हैं, जैसे चेक डैम बनाना, बंड वगैरह। तो ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीशन की स्टेज पे, जिसमें एक लास्ट कंपोनेंट जो है हमारे उसके अंदर कुछ कुआं और जो है एक चेक डैम की स्थापना भी की गई, जिससे लोकल लोगों को बेनिफिट होगा वहाँ पे जो चानी मानसर एरिया है वहाँ का। और उसके अलावा जो हमारा RCT है, RCT और NRLM के साथ नाबार्ड का जो एक टाई अप रहता है नॉर्मली, जिसके अंदर हम ट्रेनिंग के लिए उनको जो है सहायता प्रोवाइड कराते हैं। और ये सारी की सारी ट्रेनिंग जो है जिसमें वो जैसे आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं हमारे, उनका एक जो सेल्फ रिलायंट होने का, आत्मनिर्भर होने का जो प्रोग्राम है उसके तहत ही ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा नाबार्ड जो है वो जो आप जानते हैं कि जैसे युवा एक प्रोग्राम है, युवा उद्यमी विकास अभियान, उसमें नाबार्ड बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है। और जैसे आप जानते हैं कि उसके अंदर जो DPR है, DPR का कंपोनेंट जो है नाबार्ड उसमें बहुत सारे अच्छे तरीके से हेल्प कर रहा है। तो ये हमारी साइड से नाबार्ड 2 तरीके से हेल्प करता है, मदद करता है। एक हम कहते हैं स्प्रिंग शेड, जैसे जो पुराने स्प्रिंग्स होते हैं उनको रिवाइव करना जो कि बंद हो जाते हैं टाइम के साथ। और दूसरा है वाटर शेड, जिसमें पानी को कंजर्व करने के लिए या ज़मीन को बचाने के लिए, जैसे कि आप देखते हैं कि ज़मीन जो है ढहती है, जैसे जैसे पानी बहता है उस ज़मीन का स्तर जो है वो नीचे नीचे की तरफ गिरता है, तो उसके लिए वाटर शेड होता है। और उस वाटर शेड एक 2019 से एक नाबार्ड का प्रोजेक्ट चल रहा है वाटर शेड का, जो कि अब कंप्लीट हो ही गया है, विदिन 1 मंथ वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारी कोशिश है कि जो हमारे बसंतगढ़ जैसे एरिया हैं जहाँ पे पानी जो है पानी का ठहराव नहीं है, हम उस एरिया में एक नया वाटर शेड की कोशिश करेंगे कि इस साल या अगले साल हम उसमें नया वाटर शेड भी जो है उस तरीके पे काम करें। 2019 से वहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर्स, बंड्स, चेक डैम, जो हम जैसे कहते हैं मिट्टी का लेवलिंग करना, या छोटे पॉन्ड्स जिसमें पानी कंजर्व हो जाए, उस तरीके के जो स्ट्रक्चर है। उसके अलावा जैसे ड्रिप इरीगेशन, कुछ किसानों को अब उसमें जो टोटल मतलब हर बेनिफिशियरी को हर एक चीज़ जो है उसकी ज़रूरत के हिसाब से दी जाती है। जैसे जो चेक डैम की आप बात कर रहे हैं, उस चेक डैम में अगर 10 लोग भी उससे पानी उठाएंगे तो उनके खेतों में उनको फसल उगाने में मदद मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं उस एरिया में पानी की किल्लत रहती है। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये सिंस 2019 से ये प्रोजेक्ट चला आ रहा है हमारा। देखिए हम आज के जिस दौर में हम हैं, हर चीज़ हम गवर्नमेंट की इस तरीके से देखते हैं, सब्सिडी कितनी है, इंटरेस्ट सब्वेंशन कितना है, यानी कि गवर्नमेंट इतना पिचिन अगर कर रही है किसी चीज़ में, तो हमारा भी इक्वल उतना ही सपोर्ट रहना चाहिए कि हम उनको उतना सेल्फ सफिशिएंट ट्रेनिंग के मसले में बनाएं और उनको वो चीज़ें ऐसी हम दें कि वो आत्मनिर्भरता की तरफ और बढ़ें। तो हमारा सहयोग पूरा भारत सरकार से लेकर स्टेट गवर्नमेंट से सबका सहयोग हमें मिल रहा है, और हम कोशिश करेंगे कि हम और इस तरीके से हर तरीके की स्कीम में पार्टिसिपेट करें, स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी और यूटी गवर्नमेंट के साथ और भारत सरकार से। खबर की ओर, जम्मू कश्मीर वाटरशेड परियोजना से लोगों और पशुओं को पानी की सुविधा। जम्मू और कश्मीर में वाटरशेड परियोजना के अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि इस परियोजना से क्षेत्र के कई लोगों को, पशुओं को पानी की सुविधा मिल रही है। गर्मियों में पानी की कमी के कारण पशु व लोग दोनों पानी से वंचित रह जाते हैं, लेकिन अब चेक डैम के निर्माण से उन्हें राहत मिली है। उन्होंने बताया कि मार्च में एक छोटी रिवाज की समस्या आई थी, जिसे समय रहते ठीक कराया गया है। सर, मैं वाटरशेड चेयरमैन पुरुषोत्तम कुमार,
और जहाँ पे वाटरशेड जो है 2018 से चल रहा था। अभी मतलब थोड़ा 5 साल का प्रोजेक्ट था ये, तो अभी थोड़ा फिनिश होने पे है। काफ़ी सारा फ़ायदा लोगों को मतलब दिया गया। हर साइड से जो ज़मीनें लोगों की बह रही थी उधर स्टोन बंडिंग की गई और गली प्लग बनाए गए, कुछ क्रेट पाए डाले गए। और पानी को बचाने के लिए जो ये नाबार्ड की तरफ से हमारे गांव में स्कीम आई थी, और पानी को बचाने के लिए इसको हमें बहुत कोशिश की कि जहां तालाब भी कुछ तालाब बनाए गए। और ये जो एक छोटा सा चेक डैम हमने जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर था और जहाँ पे प्रोजेक्ट में ये चेक डैम हमने बनाया, इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ ताकि आसपास के लोगों को गर्मियों के दिनों में पानी मिल सके और पशुओं को भी पानी प्रोवाइड हो सके। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मई जून का महीना होता है, अप्रैल के महीने में पानी जहाँ पे बहुत किल्लत हो जाती है, पशुओं को पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। और ये हमने चेक डैम जो बनाया था ये पिछले साल मई में बनाया था, और पूरा मई के बाद जो जून बारिश होने के बाद भी ये पानी मतलब फुल भर गया था इसमें। अभी हमने पिछले कोई मार्च अप्रैल में देखा थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा साइड से लीकिंग हो गई। इसका लीकिंग हुआ तो हमने इसको इंजीनियर को बुलाया और उसके इंजीनियर के गाइडेंस के तहत हमने इसको थोड़ा सा ठीक करवाया। अभी फिर दोबारा जो बारिश से डैम जो फुल भर गया, अब आप देख सकते हो ऑन ग्राउंड में। बिल्कुल सर, जो इतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस वाटरशेड को जो है अप्रिशिएट कर रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हमें मैसेज मिलता है कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए। तो हम हर साइड से कोशिश करते हैं कि पानी को बचाया जाए। ज़मीन में सैलाब लाने के लिए हमारे प्रोजेक्ट के दौरान जो है वाटर ऑब्जर्वेशन ट्रेंच भी बनाए गए हैं, जो कि ज़मीनों के किनारे किनारे बनाए जाते हैं और उसमें पानी रुक के बरसात का पानी और ज़मीन में सैलाब जो रहती है। हम आने गवर्नमेंट को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे और हमें ऐसी स्कीमें दी जाएं, तो ताकि हमारे लोगों को पानी से थोड़ी किल्लत से राहत मिले और पानी के लिए अच्छा मतलब प्रबंध हो जाए और हमारी ज़मीनों में अच्छी उपजाऊ हो। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है, मैं चानी पंचायत का रहने वाला हूँ, और ये इस गांव का नाम है पड़े, वार्ड नंबर 3 है जी। तो ये चेक डैम हमारी ज़मीन के पास ही बनाया है और हमें पूछ के बनाया है। हम पूरे मोहल्ले वालों ने साइन करके दिए हैं, तो अपनी सभी लोगों ने एक साथ मिलके इनको बोला है कि हमें चेक डैम चाहिए है। तो इन्होंने बड़ी कोशिश से हमें करके ये डैम बनाया है। तो आज ये इस डैम की वजह से हमने गेहूँ के लिए पानी भी इधर से लेते हैं और फलदार पेड़ भी लगाए हैं। और ये देखो, आप पीछे भी देख लेना, ये नए पूरा प्रोजेक्ट इन्होंने अभी दिया है और किचन गार्डन तक दिया है। सब्जी वगैरह हम अपनी तैयार करते हैं अपने के लिए। ये एक खड्ड थी, ये एक खड्ड है, लेकिन उसी को इन्होंने रोक के चेक डैम बना दिया। तो ये देखो, ये पूरा भरा है और हम लोगों को बड़ी इसकी बड़ा फ़ायदा हुआ है ये चेक डैम बनने से। तो हम नाबार्ड वालों का और ये पुरुषोत्तम जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये चेक डैम बना के दिया है। और हमारे माल मवेशी हो गए, ये पशु हो गए, ये जानवर हो गए, जो जंगली जानवर वगैरह इधर जंगली लगता है साथ में, ये सारे आकर इधर पानी पी के जाते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल पर 3 दिनों के लिए रोक लगाई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म उदयपुर फाइल्स कन्हैयालाल ट्रेंस मर्डर पर 3 दिनों की अस्थायी रोक लगा दी है। ये फिल्म 3 साल पहले कन्हैयालाल की कैमरे में सामने हुई हत्या की कहानी पर आधारित है। फिल्म के निर्माता अमित जानी ने कहा कि इस मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन उनके फिल्म को 3 दिन के भीतर ही रोक लगाना संज्ञागत नहीं है। देखिए, अरशद मदनी जो हैं जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष,
वो हाई कोर्ट गए थे, उनकी पिटीशन थी, उस पर कल हाई कोर्ट के आदेश पे हमने उनके जो वकील थे कपिल सिब्बल। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 3 साल बाद भी सजा नहीं, लेकिन फिल्म पर 3 दिन में रोक। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फिल्म उदयपुर फाइल्स कन्हैयालाल ट्रेडर मर्डर की रिलीज पर अस्थायी रोक लगा दी है। ये रोक तब तक लागू रहेगी जब तक केंद्र सरकार जमीयत उलमा हिंद द्वारा दायर पुनर्निरीक्षण याचिका पर निर्णय नहीं लेती। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कन्हैयालाल के बेटे यश साहू ने भावुक होते हुए कहा, 3 साल हो गए हैं, हमारे पास वीडियो, साक्ष्य और तमाम सबूत होने के बावजूद अपराधियों को अब तक सजा नहीं मिली। जी देखिए, एक फैसला शायद कल भी आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूवी को रिलीज होने दीजिए और जनता डिसाइड करें कि क्या होना चाहिए। पर आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ओडिशा में ड्राइवरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। भुवनेश्वर से खबर है कि ओडिशा ड्राइवर महासंघ की राज्यव्यापी हड़ताल 3 दिन भी जारी है। हड़ताल के कारण बस अड्डे और अन्य परिवहन केंद्र पर यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ड्राइवर महासंघ के उपाध्यक्ष संतोष साहू बताते हैं कि सरकार से कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलने के कारण हड़ताल जारी है। उन्होंने कहा, हमारी मांगे बिल्कुल बुनियादी है। मेरा नाम है संतोष साहू, ओडिशा संतोष साहू। मैं परिचित हूँ भुवनेश्वर में। जो भुवनेश्वर में हमारा जितने 4-5 हजार बच्चों मैंने ड्राइवर हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारा अभी 3 दिन हुआ, आज को 3 दिन हुआ बैठना, ड्राइवर भाइयों को साथ में लेके 3 दिन हुआ और आगे भी चलेगा जब तक हमारा सरकार नहीं हमारा बात सुनते नहीं है, ड्राइवर की बात सुनते नहीं, तब तक चलेगा। क्या डिमांड है आपका? डिमांड है कि 100 किलोमीटर के अंदर पार्किंग और वो जो टॉयलेट और ये हमारा जो ड्राइवर को जहाँ जिधर भी एक हो जाता है कि छोटा मोटा कहाँ पर एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, जो ड्राइवर को मार पीट करते हैं, तो इसलिए सरकार को थोड़ा कुछ करना चाहिए कि ड्राइवर के लिए कि जो मारकर जो ड्राइवर के साथ जो अन्याय होता है तो उसको कुछ संभालने के लिए सरकार को बोलना चाहते हैं ड्राइवर की तरफ से। और जो ऑटो ड्राइवर को लेबर यूनियन में शामिल कर दिए हैं, उनको ड्राइवर में शामिल करने के लिए। और हमारा जो 70% ड्राइवर उड़िया ड्राइवर जो खड़ी खदान में जो काम ड्राइविंग करते हैं, तो 70% ड्राइवर उड़ीसा में का होना चाहिए, 30% बाहर का होना चाहिए। तो अभी ऐसा हो जाता है कि 70% बाहर का हो जाते हैं, 30% उड़ीसा का होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सरकार के साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि वो समाधान हो रहा है। समाधान वो तो बोल रहे हैं कि 3-4 समाधान हुआ है, लेकिन वो उनके तरफ से कोई लिफाफा नहीं आया कि लिख के बताए नहीं, कि क्लियर बताए नहीं। दूसरे सरकार जैसे बोल रहे थे वो भी ऐसे बोल रहे हैं। तो कितने दिन तक चलेगा? ऐसे कुछ बता नहीं सकते, हो सकता है काल भी हो सकता है, तो हो सकता है 5 दिन हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है।
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस ने कसी कमर। दिल्ली में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय है। दिल्ली पुलिस के संयुक्त सीपी विजय कुमार ने जानकारी दी कि उत्तर पूर्व दिल्ली और शाहदार जिले में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली की सीमाओं में लगी गाजियाबाद और मेरठ पुलिस के साथ समन्वय बैठक की गई है। इस बैठकों में आपसी तालमेल और ट्रैफिक कंट्रोल जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर के जो ईस्टर्न रेंज है, जिसके तीनों जिले नॉर्थ ईस्ट, शाहदरा और ईस्ट में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। हमारी मीटिंग गाजियाबाद पुलिस और साथ ही मेरठ पुलिस के साथ हो चुकी है, जिसमें जो कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया गया है। ट्रैफिक की व्यवस्था कैसे होगी, हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, इनके बारे में डिस्कशन किया गया है और पर्याप्त रिक्वायर्ड फैसले लिए गए हैं। साथ ही डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो PWD हो, MCD हो, फायर डिपार्टमेंट हो या दूसरे डिपार्टमेंट हो, उन सबके साथ मीटिंग कर ली गई है और सबको जो जरूरी इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई है और साथ ही हमारी ओर से क्या अपेक्षाएं हैं उनके बारे में उनको लिखा भी जा चुका है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज हैं उनके साथ भी हमारी तमाम मीटिंग्स हो चुकी हैं। SHO लेवल से लेकर के ACP लेवल और DCP लेवल तक हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या डू एंड डोंट्स हैं, वो उनके साथ डिस्कशन कर लिए गए हैं। जितने भी रूट्स हैं उनका सर्वे कर लिया गया है। रूट्स पे जो समस्या कर सकते हैं कुछ विषय, जैसे कि ओपन ट्रांसफार्मर, कैटल्स, स्ट्रे कैटल्स भी कई बार इश्यू कर देते हैं, हैंगिंग वायर्स, इन सब के बारे में भी सर्वे कर लिया गया है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको इस बारे में लिखा भी जा चुका है। वाटर लॉगिंग के बारे में भी हमने जानकारी दी है कि कौन से पॉइंट है जहाँ वाटर लॉगिंग हो रही है, जिसकी वजह से कावड़ के दौरान इश्यूज हो सकते हैं, उनके बारे में भी हमने उनको जानकारी दे दी है। हमारी ओर से हमने CCTV कैमराज, ड्रोन्स का भी बंदोबस्त किया है। हैवी और स्मॉल क्रेन्स भी रखी जाएंगी ट्रैफिक पुलिस की मदद से। जहां ऐसे इश्यू आते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रैफिक जाम हो जाता है, उसके लिए पहले से तैयारी हो, इस बात का व्यवस्था कर ली गई है। डू एंड डोंट्स के बारे में ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़ को बताया गया कि उनसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं, सैनिटेशन की, सेपरेट बाथरूम्स फॉर मेल एंड फीमेल, वाटर, इन सब के बारे में उनको बताया गया है। जहाँ जहाँ बैरिकेडिंग्स और रॉप्स की ज़रूरत होगी तो बैरिकेडिंग्स के लिए हमने ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज और DMs को भी लिखा है, उनसे रिक्वेस्ट की है। साथ ही साथ हम अपनी ओर से भी रॉप्स वगैरह का इंतजाम रखेंगे। टेम्परेरी कंट्रोल रूम्स भी बनाए जाएंगे CCTV कैमराज देखने के लिए और इन्फॉर्मेशंस को आदान प्रदान करने के लिए, ताकि इमीडिएटली किसी भी सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड किया जा सके। हमने अपने अरेंजमेंट प्लान बना लिए हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। जोन्स और सेक्टर्स के हिसाब से अरेंजमेंट किया गया है। जहाँ जहाँ जो पॉइंट्स लगते हैं कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्रिटिकल हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टाफ रखा गया है। पिकेट्स रखे गए हैं, मोबाइल गाड़ियाँ, व्हीकल्स रखे गए हैं, बाइक्स में स्टाफ रखा गया है, ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो कावड़िया को अपने मूवमेंट्स में, और अगर कुछ हो जाता है अनफॉर्चुनेटली तो उसको डील किया जा सके। सर, सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस समय। अगर निगरानी की ही बात करें तो जाहिर है सोशल मीडिया पर भी पूरी जो नज़र है वो पुलिस की होगी और तमाम ऐसे तत्व होते हैं, खासकर ऐसे त्योहारों के बीच में, जो कई तरह की बातें जो हैं गलत तरीके से उस पर करते हैं। तो उसको लेकर सर आपसे एक बार जानना चाहेंगे साइबर सोशल मीडिया के लिए हमारी टीम्स जो ऑलरेडी हैं उनको हिदायत दी गई कि वो अपनी निगरानी इस बारे में रखें और जो भी कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है वो जरूर सीनियर ऑफिसर्स की जानकारी में डालें। DCPs के साथ भी इस बारे में डिस्कशन हो चुका है कि जहां ज़रूरत है ऐसे सोशल मीडिया की न्यूज़ से कई बार हमें भी अच्छी जानकारी मिलती है, ज़रूरी जानकारी मिलती है, उसका तुरंत निराकरण होना चाहिए। और जहां लगता है कि किसी सूचना के बारे में पुलिस और प्रशासन का जो पॉइंट है वो रखना है, वो भी रखना है। तो इस बारे में डिस्कशन भी हो चुका है और हमारी टीम्स को ज़रूरी हिदायत भी दी जा चुकी है। सर, व्यापारियों से भी पूरा जो तालमेल है वो पुलिस का क्योंकि रह रहा है, क्योंकि आपने जिक्र भी किया कि लोगों से भी आम लोगों से बात हो रही है। कुछ शायद दुकानें बंद करने की भी बातें जो हैं अभी पूर्व में सामने कुछ लोगों ने कही थी, तो उसको लेकर सर एक बार आपसे प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे कि थोड़ा क्लैरिटी अगर हमें ईस्ट रेंज, चूंकि आप जैसा जानते ही हैं कि यहाँ पे आबादी का डेंसिटी ज़्यादा है, तो हमेशा से ही जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का हमेशा से
कोऑर्डिनेशन पुलिस के साथ ज़रूरी रहा है। हम उसके लिए हमेशा कोशिश भी करते हैं। जब भी अलग अलग अरेंजमेंट्स आते हैं हमेशा उनको साथ लिया जाता है, वॉलंटियर्स भी साथ लिए जाते हैं। तो उनकी हेल्प जो है वो हमेशा से ली जाती रही है और अब भी उतनी ही हेल्प उनसे ली जाएगी। और जहाँ पर भी कोई एक्शन लेने की बात है, जो एक्शन है वो लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से ली जाएगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। विद्यासागर विश्वविद्यालय में प्रश्न पत्र में आतंकवादी शब्द से विवाद। पश्चिम मोदीनीतिपुर स्थित विद्यासागर विश्वविद्यालय में बीए इतिहास की परीक्षा में एक प्रश्न को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसमें कथित तौर पर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को आतंकवादी कहा गया था। इस विवाद के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति दीपक कुमार ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, ये एक अनजानी मुद्रक त्रुटि थी जो प्रश्न पत्र में मॉडरेशन के दौरान हुई। प्रूफ रीडिंग के दौरान ये गलती पकड़ में नहीं आ सकी। A printing mistake occurred in the question paper of undergraduate history examination yesterday. When it has been detected in the late evening, myself has inquired the matter with the controller of examination and asked for a report from controller of examination as well as from chairperson of undergraduate board of studies of history. After getting the report from both of them, we came to know that during moderation the error occurred, which was unintentional and not detected later on also during proofreading. Considering the seriousness of the words in English and Bengali mismatch, we have convened a meeting today with head of the department, undergraduate board of studies study chairman, and all the teachers, faculty members of history department and dean of faculty of arts, controller of examination, registrar, undergraduate council secretary. All of them have been involved in the review scrutiny of the report, and after going through it, all have unanimously recommended that the person, the teacher involved in the moderation on the day, concerned teacher, will be replaced by new member, and the board of studies chairman will also be exempted from his duty of chairmanship. The senior-most teacher of the department of history of the university will be entrusted with the job, so that this will not be recurred in future, not only in history, in any other subjects of both undergraduate and postgraduate level. And university has taken measures to address the issue at all level, not to avoid the recurrence of this issue, by issuing a circular to all the departments, all the teachers, by framing a guideline in this regard. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ममता बनर्जी बोली, पूजा के बाद जम्मू कश्मीर जाऊंगी। हाड़वा में एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक साथ मंच पर आए तो एकता, पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग की नई दिशा दिखी। ममता बनर्जी ने अमर अब्दुल्ला के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए कहा, मैं पूजा उत्सव के बाद कश्मीर जाने की कोशिश करूंगी। मैं कश्मीर से बहुत प्यार करती हूँ, वे हमारे देश का खूबसूरत हिस्सा है। अमर अब्दुल्ला ने जो बताया, मैं पहले कश्मीरी जो हमारा जम्मू कश्मीर का भाई बहन है
बुजुर्गों, दोस्तों सब है, हम सबको हमारा वेस्ट बंगाल को ओर से शुभकामना देने चाहूँगी। और उन्होंने तकलीफ उठा के पहलगांव के इंसिडेंट का बाद भी इधर में आने का कोशिश किया है और मेरे को भी दावत दिया है, उधर में मेहमान मान के जाने के लिए हम इसको एक्सेप्ट किया है। आफ्टर पूजा फेस्टिवल आई विल ट्राई टू बी देयर। और जो बात है कि हम कश्मीर को पूरा मदद करने के लिए तैयार है। हमारा टूरिस्ट लोग फिर जाए कश्मीर में, डरने का बात कुछ नहीं है। उमर जी तो बोल दिया कि इंतजाम वो लोग करेंगे, सिक्योरिटी बात भी वो लोग देखेंगे। साथ साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी देखना है, जो टूरिस्ट जाएगा, कि कश्मीर हमारा इतना अच्छा जगह है, इतना सुंदर जगह है, उधर में जाने और टूरिस्ट चाहते हैं पूरा इंडिया से, उसको जाने का इंतजाम करे, उसको सिक्योरिटी दे। कि उमर अब्दुल्ला का पास सिक्योरिटी नहीं है, वो सिक्योरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास। उसको सुरक्षित रखने के लिए उसका निरापत्ता जो है, उसको इंटरनल सिक्योरिटी जो है, बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ पे है। उन्होंने भी इसको लिए चाहे उमर अब्दुल्ला से मीटिंग करके कोई तरीका निकाले, जैसे हॉट कंट्री का हॉट एरिया से टूरिस्ट लोग जा सके, कि उधर में जो केसर मिलता है, जो अपील मिलता है, जो रोज मिलता है, जो पश्मीना मिलता है, जो साल मिलता है, जो बहुत सारी चीज मसाला मिलता है, वो और स्नोफॉल देखने के लिए, और ब्यूटी देखने के लिए, और डाल लेक देखने के लिए, वो बहुत सारे पहलगांव देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। अगर वैष्णो माता को भी जाते हैं तो पहलगांव से ही जाते हैं। तो इसी के लिए वो हमारा देश का एक बहुत अच्छा और सच्चा जगह है, सुंदर जगह है। आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ कश्मीर। I love Kashmir, and it is my heart-pounding love to all my Kashmiri brothers and sisters. We will work together from our tourism department, from our technical education department, and I will request the industrialists and the tourism sector to have some move with government to government, Kashmir government and West Bengal government to do it together, so that they can come to our state, we can go to their state, and also there must be some cultural exchange program also, because our film Tollywood is very good, like Bollywood, Tollywood, they must go to Kashmir for their film matter, and also their cultural troupe is very good. Their dancing, their dance, their music, it is really very, very beautiful. And Kashmiri ladies, they are so, they are always in my heart. We love them very much. So they let them come also to join our Puja festival program. I am inviting from now, we'll send later on. And also the 15th August program also, we'll invite them. 26th January program also, we'll invite them. Let them enjoy Bengal. Bengal enjoy Kashmir. Thank you so much. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की सावन की पहली पूजा। गोरखनाथपुर में आज सावन माह की शुरुआत एक धार्मिक और आस्था भरे माहौल के साथ हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं गोरखनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की।
मानसो के तने माने आयु मानो गो मानो स्वेगुरी का मानो वीरानु गामिनो बले अनुगोल का स्वाहा आवे स्वाहा प्रक्षे माय दमन प्राणम भोजम वारिम मोक्त परिवाराना सामीर भवति पारिना पुनः उदार सावधानः स्वाहा 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 आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। विकास और विश्वास के बीच बना मजबूत पुल बिहार अब नए युग में कदम रख चुका है। जहां कभी विकास की कमी थी, आज वहां खड़ा है एशिया का सबसे चौड़ा एक प्रतीक विश्वास का संघर्ष से सफलता तक के सफर का। लगभग रुपए 12,000 करोड़ की लागत में बना ये भव्य पुल न केवल दोनों किनारों को जोड़ता है, बल्कि जोड़ता है विश्वास और विकास के बीच का मजबूत रिश्ता। आज का बिहार जो बदलता हुआ बिहार है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वो 6 लेन ब्रिज अंटा सिमरिया है। अब आप देख सकते हैं इसके सभी पहलुओं को कि सबसे वाइडेस्ट सिंगल स्पैन पे ब्रिज है। एक्स्ट्रा डोज ब्रिज एक बिहार सरकार ने बनाया जो कच्ची जगह बिदुपुर है, और ये 6 लेन ब्रिज जो केंद्र सरकार की तरफ से बना है। सेतु जो अभिशाप था वहाँ 8 लेन ब्रिज, और अब जो राजेंद्र सेतु जो सबसे अधिक बॉटल नेक बना रहता था इस पूरे इलाके में, अब उस सीधे से आप देखेंगे कि ये 6 लेन का वाइडेस्ट ब्रिज है। और सबसे बड़ा रेवेन्यू का जो अंतर बहुत पड़ेगा। अब तक जो लोगों को सैंड और बाकी चीज़ों के लिए वहाँ पर हज़ारों रुपये देने पड़ते थे, अब वो दुनिया आम लोगों को बहुत कम दर पे चीज़ें मिलें। तो एक बार किलोमीटर्स में दूरियां जब कम जाती हैं और कह सकते हैं कि जो मिनटों में दूरियां बदलने लगती हैं, तो उसका असर आम आदमी के रेवेन्यू पे पड़ता है। मान सकते हैं कि ये बदलता बिहार का तस्वीर है। निश्चित रूप से नए बिहार का तस्वीर है। बगल में पुराना बिहार भी है और अब नया बिहार भी है। जिन्होंने लालटेन से देखा था बिहार को, वो राजेंद्र सेतु है। और जिन्होंने आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। स्वामी राम मंदिर पुरानी मंडी में महंत स्वामी रामेश्वर दास का बयान, हिम शिवलिंग भारत में ही बनता है, ये देश भूमि का चमत्कार है। स्वामी राम मंदिर पुरानी मंडी के महंत स्वामी रामेश्वरम दास ने हिम शिवलिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, हिम शिवलिंग एक दिव्य चमत्कार है जो केवल भारत में बनता है। देखो, हिम शिवलिंग, पहली बात तो ये है पूरे विश्व में बहुत विदेशों में बहुत बर्फ पड़ती है, पर हिम शिवलिंग कहीं नहीं बनता है। हिम शिवलिंग भारतवर्ष में ही बनता है, क्योंकि वो देवताओं की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। यहाँ पर धर्म कर्म में चलने वाले धर्म के साथ पूरा देश खड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर हिम शिवलिंग बनता है। अब हिम शिवलिंग तापमान के प्रभाव से गल गया, घिस गया, तो ये तापमान का प्रभाव, प्रकृति का प्रभाव तो हर जगह पड़ता है, पर वहां पर भगवान शंकर का केंद्र है, भगवान शंकर की आस्था है, भगवान शंकर का वहां पर ऊर्जा का केंद्र है, भक्ति का स्रोत है, और वहां जाने से हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। संतों के पास लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि संत धर्म पर चलते हैं, अच्छे मार्ग पर चलते हैं। वहां जाने से आदमी को धर्म की जानकारी होती है। इसलिए वो जो बाबा अमरनाथ की जगह है, वो आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। वहां जाकर व्यक्ति को वो यह ज्ञान होता है कि जीवन नाशवान है, ये जीवन नाशवान है, धर्म ही हमारा साथी है। और इस लोक में और परलोक में आदमी प्रमाद में, अहंकार में बहुत कुछ करता है, अच्छा भी करता है और गलत भी करता है। जब उसको ज्ञान होता है कि भाई एक दिन तो जाना है, तो क्या लेके जाएंगे, तो धर्म ही साथ जाएगा, भगवान का नाम ही जाएगा। तो बाबा अमरनाथ हिम शिवलिंग अगर नहीं है, गल चुके हैं,
तो वो स्थान तो है, उस स्थान में जाने से मनुष्य की जो अंदर अज्ञान है, अंधकार है, वो समाप्त होता है और ज्ञान रूपी रोशनी प्रफुट होती है, प्रकट होती है। इसलिए बाबा की गुफा पर लोग मत्था टेकने जाते हैं, अरदास करने जाते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर अभिनेता अनु कपूर की दो टूक। भाषा के नाम पर हिंसा करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद पर अभिनेता अनु कपूर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं वे यही चाहते थे कि मुंबई की एक स्थानीय घटना राष्ट्रीय बहस का विषय बने और इस मकसद में वे पूरी तरह सफल रहे। उन्होंने आगे कहा, अगर कोई किसी खास भाषा में बात नहीं कर सकता तो उसे थप्पड़ मारना बिल्कुल गलत है। जिन लोगों ने ये किया, भाषा के मुद्दे को उठाया है, वो यही तो चाहते थे कि प्रेस क्लब ऑफ चंडीगढ़ में बैठे हुए बॉम्बे की इस घटना को पूरा देश में चर्चा हो जाए। वो ये चाहते थे, तो वो अपने उद्देश्य में बिल्कुल सफल हुए। तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, त्रासदी ये है हमारे देश की, वो एक कहावत है ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, दस जस्टिस लाइज इन कोमा। जब तुरंत ही चीजों के फैसले नहीं मिलेंगे, जब आपके कानून इतने लचर होंगे तो गड़बड़ होगी। जब गड़बड़ होगी तब इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटीज जो हैं वो सर उठाने लगती हैं। उसी तरह से रीजनल पार्टीज जो है वो दादागिरी के ऊपर आ जाती हैं। 4 चीजें बता दी मैंने आपको, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है क्योंकि हमारा देश बहुत डाइवर्सिटी का देश है, धर्म, भाषा, संप्रदाय, अंचल के नाम पर एक नहीं हो सकते। और भारत के तिरंगे के ऊपर, मैं अक्सर कहता हूं, हम तिरंगे के ऊपर तो एक हो सकते हैं। कोई कहेगा सफ़ेद, कोई कहेगा भगवा, कोई कहेगा हरा। तुम्हारी नज़र तिरंगे पे रहनी चाहिए क्योंकि वही हमारी आन शान है। लेकिन अलग अलग भाषा के हैं। हम हिंदुस्तान में तो ये बात कर लेते हैं, लेकिन जैसे न्यूयॉर्क में, पेरिस में, लंदन में, मिलान में पहुंचते हैं तो कमस्ता है मुझसे रह, हमको बोलना ही पड़ता है। इसका ये भी एक पार्ट है। परंतु अगर किसी को बोलना नहीं आता है तो थप्पड़ मारना बिल्कुल नाजायज बात है। लेकिन जो लोग वहां बसे, आज ही आपने कहा, आप दुग्गल साहब, बहुत अच्छी बात है कि चंडीगढ़ में जो लोग आके बसे हुए, हर भाषा, धर्म, संप्रदाय के लोग हैं, उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चंडीगढ़ के लिए, राइट सर? तो इसी तरह से मैंने छूटते ही आपसे कहा था, मुंबई मेरी कर्म भूमि है सर, ये याद रखिएगा। जिन्होंने वायलेंस की है भाषा के नाम पे, वो राज ठाकरे हो, बाल ठाकरे हो, या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति जो कानून तोड़ने की कोशिश करता है, वायलेंस का सहारा लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके गैर कानूनी काम करता है, वो तो उसको कानून को चाहिए कि उसको, अगर लगता है, कानून को लगता है कि दंडनीय अपराध, दंड देना चाहिए। बात खत्म होगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। असम में बाढ़ से अब तक 23,000 लोग प्रभावित। असम के गोलाघाट जिले में मानसून की बारिश के बाद हालत बिगड़ते जा रहे हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं, जिससे जनजीवन पर गहरा असर पड़ा है। जिला कमिश्नर पुलक महंत ने बताया कि अब तक लगभग 23,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अभी तक तो हम लोग अराउंड 23,000 पीपल अफेक्टेड हुआ है। उसमें से मोटा मोटी अराउंड 9,000 जैसा ही मेरा कैंप में है, 34 कैंप से, रिलीफ कैंप से, और मेरा सर्कल 5 सर्कल अफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग अभी जोर तोड़ काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन बहुत नीट एंड क्लियर है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज बोले, चुनाव आयोग अब स्वतंत्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया में आधार, राशन कार्ड और पैन कार्ड को वैध दस्तावेज मानने के फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी ने इसे एक महत्वपूर्ण निर्णय करार दिया है। दिल्ली में आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने चुनाव आयोग पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, भारत का चुनाव आयोग सिद्धांत और कानून की किताबों में संवैधानिक प्राधिकारिक है, लेकिन व्यवहार में वे केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। देखिए, समस्या ये हो रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थ्योरेटिकली कानून की किताबों में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, एक संवैधानिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट एक दूसरी संवैधानिक संस्था है। तो एक संवैधानिक संस्था दूसरे संवैधानिक संस्था के अंदर हस्तक्षेप करने से पहले एक लक्ष्मण रेखा को देख रही है। ये थ्योरी है, ये कागज है, ये कानून है, मगर सच्चाई क्या है कि उस तथाकथित कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन के अंदर कौन लोग बैठाए गए हैं? वो केंद्र सरकार ने अपने यस मैन चुन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बना दिए हैं। तो समस्या सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ ये है कि दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के काम में ज्यादा दखलंदाजी करने से सुप्रीम कोर्ट बच रहा है। मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड वैध माने जाएं और उन डॉक्यूमेंट्स को भी लिया जाए, ये एक अपने आप में बड़ा फैसला है और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये कोई ऑर्डर नहीं है, बात मानी, लेकिन ये ऑर्डर नहीं है, उनकी तरफ से सुझाव दिया गया। समस्या क्या है, आप समस्या समझिए। समस्या है थ्योरी और प्रैक्टिकल की। थ्योरी में इलेक्शन कमीशन आज भी एक संवैधानिक संस्था है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देने से पहले थोड़ा सा लिहाज कर रहा है। मगर जो लोग उन संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, उन्होंने लोक लिहाज सब त्याग कर जो है सीधा भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यरत है। तो एक जो संस्था है वो अपना दायित्व निभा रही है, अपनी लक्ष्मण रेखा भी देख रही है, और दूसरी संवैधानिक संस्था ने सब कुछ त्याग के खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी की एक प्रकोष्ठ की तरह, एक मोर्चे की तरह जो है काम कर रहे हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मंत्री ऋषिकेश पटेल ने गंभीरा पुल हादसे के बाद तुरंत दौरा किया। गुजरात के वडोदरा जिले में महीसागर नदी पर हुए पुल हादसे के बाद मंत्री ऋषिकेश पटेल ने गंभीरा गांव के पास दुर्घटना स्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी स्थिति को समझा। मंत्री ने अधिकारियों को तेजी से सहायता उपलब्ध कराने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश भी दिए। चालू रख देती है। જો 52 કલાક થઈ ગયા, રેસ્ક્યુ ઓપરેશન સતત હજી ચાલુ છે, હજી પણ 2 મૃતદેહ નથી મળી રહ્યા, એટલા માટે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચલાવાઈ રહ્યું છે। આ તમામ વચ્ચે 52 કલાક બાદ રાજ્ય સરકારના કોઈ મંત્રી ગંભીરા બ્રિજ દુર્ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા છે। રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી અને સરકારના પ્રવક્તા ઋષિકેશ પટેલ તેના વડે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કરવામાં આવી રહ્યું છે। એનડીઆરએફ, ફાયર બ્રિગેડ, એસડીઆરએફ, જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, પોલીસ સતત આ રેસ્ક્યુ ઓપરેશનમાં જોડાઈ છે। અત્યારે સૌથી મોટો પડકાર જે બ્રિજનો જે ભાગ પડ્યો છે, જે કાટમાળ છે, તે હટાવવાનો છે અને આશંકા એવી છે કે કાટમાળના તળે
કારણ કે ઓપરેશનમાં બાધાઓ ઊભી થઈ રહી છે, પરંતુ તેમ છતાં વડોદરા જિલ્લા કલેક્ટર, જિલ્લા પોલીસ વડા અને પોલીસના જવાનો સતત છેલ્લા 2 દિવસથી અહીંયા ગંભીરા થોડા મને થોડા બંને શોટ બને પાછળ દો अब वक्त तो चलाए दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।